हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो कैपेसिटर एक टू टर्मिनल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। अब कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो इसका मतलब कि यह एनर्जी को स्टोर करेगा। अब जो एनर्जी को स्टोर करता है यह इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है, तथा यह कितना एनर्जी स्टोर करता है इसको हम इस फार्मूले से देखते हैं, W=12CV²। तथा अब हम देखेंगे कि यह कैसे एनर्जी को स्टोर करता है तथा इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो जो कैपेसिटर होता है इसमें टू प्लेट्स होते हैं और इन दोनों प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा रहता है। यह प्लेट ए है और यह प्लेट बी है और बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा रहता है जो कि दोनों को शॉर्ट होने से बचाता है। या यह कहें कि ये जो दोनों प्लेट हैं ये इस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा अलग रहते हैं। तो जब इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यह प्लेट चार्ज होता है, इसमें चार्ज स्टोर होता है। तो यहाँ हम एक वोल्टेज को कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव पोलैरिटी हो गया, यह निगेटिव पोलैरिटी हो गया। तो चूँकि यह पॉजिटिव पोलैरिटी इस प्लेट ए से कनेक्ट है तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा वह इसके प्लेट पे आके स्टोर हो जाएगा और ये निगेटिव पॉइंट इस प्लेट बी से कनेक्ट है तो ये जो निगेटिव चार्ज होगा वो इस पे आके स्टोर हो जाएगा। तो जब इसके प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज और प्लेट बी पर निगेटिव चार्ज आ गया तो इससे इन दोनों प्लेट के बीच में चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया और जब चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तथा यह पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर की चार्जिंग होती है और इसमें वोल्टेज डेवलप होता है। तो जब हम पहले इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज तो एकाएक चले नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे और इसी तरह निगेटिव चार्ज भी इस पे धीरे धीरे करके जाते हैं। तो यह तब तक चार्ज होता है जब तक इसका वोल्टेज इस सोर्स के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसके बराबर न हो जाए। इसका अर्थ हुआ कि कैपेसिटर में चार्जिंग प्रोसेस तब तक होगा जब तक इसका वोल्टेज जिस सोर्स से कनेक्ट है उसके बराबर न हो जाए। और जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होता है उसको हम VT=1/C इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफाइनाइट से T IT dt से डिफाइन करते हैं। इसका डेफिनेशन हम एक इस तरह से बनाते हैं कि अगर किसी एलिमेंट में जो वोल्टेज है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इंटीग्रल ऑफ करंट के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ऐसे एलिमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। अब ये जो टोटल पूरा सेटअप है वह एक कैपेसिटर का है और यह कैपेसिटर जितना टोटल चार्ज स्टोर करने की इसकी क्षमता होगी उसको हम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं और यह चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को ही हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इसको कैपेसिटेंस में मेजर किया जाता है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखा कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा यह चार्ज होगा, क्योंकि यह तब तक चार्ज होगा जब तक इसका वोल्टेज V के बराबर न हो जाए। और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा Q∝V और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो Q=CV जहाँ C एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम यह निकाल सकते हैं कि इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ है। और इस कैपेसिटर को जो सिंबॉलिक रूप में डिनोट किया जाता है इस तरह से डिनोट किया जाता है, यह इसका डिनोट करने का सिंबल है। अब हम देखेंगे सोर्सेस अक्रॉस कैपेसिटर कि इसके अक्रॉस जब हम डिफरेंट टाइप के सोर्स अप्लाई करते हैं तो यह कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर में DC सोर्स अप्लाई करके देखेंगे और इस DC सोर्स को अप्लाई करने से पहले हम एक टर्म और देख लेते हैं XC के बारे में।
Xc एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है जिसका फार्मूला होता है 1/2πfc। और रिएक्टेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई वायर है तो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करने के लिए एक रेजिस्टेंस का फैक्टर आता है। उसी तरह से जो कैपेसिटर का काम है कि चार्ज को स्टोर करना, तो उसके स्टोर करने में जो अपोजिशन आता है उसको हम Xc कहते हैं, जिसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो जब हम डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो Xc इक्वल टू हम जानते हैं 1/2πfc होता है। और जो डीसी सोर्स होता है, डीसी सोर्स में f की वैल्यू 0 होती है क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो यहाँ से हो जाएगा Xc इक्वल टू 1/2π इंटू 0 इंटू सी। तो यह हो जाएगा 1/0, और जो कि 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो अगर किसी सर्किट में रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब है ओपन सर्किट हो गया। तो हमें कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वह डीसी को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि यहाँ जब रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो इसका मतलब जो अपोजिशन फैक्टर है, इसको अपोज करने वाला फैक्टर है, वह बहुत ज़्यादा हो गया। तो यह चार्ज नहीं स्टोर कर पाएगा, और जब चार्ज नहीं स्टोर कर पाएगा तो यह एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब हम इसमें एक एसी सोर्स लगा के देखते हैं। जब एसी सोर्स लगाएंगे तो इसके लिए भी यही सेम फार्मूला होगा, Xc इक्वल टू 1/2πfc। और हम जानते हैं कि एसी सोर्स के केस में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो 2π इंटू 50 इंटू सी। तो यहाँ से आ गया Xc इक्वल टू 1/100π इंटू सी। अब यह एक फाइनाइट नंबर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट तो नहीं ना आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो अगर Xc फाइनाइट है तो यह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिशन फैक्टर है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट ही है। इसका मतलब एक लिमिट में है। तो चार्ज तो स्टोर होगा लेकिन थोड़ा अपोजिशन आएगा उसके स्टोर होने में, लेकिन फ़िलहाल वो स्टोर होगा, तो एसी को यह पास कर देता है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन और हम निकाल सकते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, कि जब फ्रीक्वेंसी 0 थी तब यह ओपन सर्किट था, और जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आई तो कुछ न कुछ इसका रिएक्टेंस आ गया। तो इसी तरह से यह हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी 0 से 50 हुई तो रिएक्टेंस इसका इनफाइनाइट से फाइनाइट हो गया। तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान कम होता जाता है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी घटती जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बढ़ता जाता है। और जब फ्रीक्वेंसी को घटाकर हम एकदम 0 कर देंगे, बहुत ही कम कर देंगे, तो यह लगभग इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि किस सोर्स के अक्रॉस कैसे यह बिहेव करता है? तो कैपेसिटर को हम इस तरह से बनाते हैं, इसका सिंबल। तो इस तरह से हम सिंबल बना देंगे, और जो चीज़ हमसे पूछेगा उसी चीज़ के बारे में, जैसे कि अगर पूछ रहा है कि कैपेसिटर डीसी सोर्स पर कैसे वर्क करता है, तो डीसी सोर्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। डीसी सोर्स को हम इस तरह से दिखाते हैं। तो डीसी सोर्स जब इसमें आएगा तो देखिए यह इसको पार नहीं कर पाएगा, यहाँ से रोक दे रहा है। तो जब हम इसमें डीसी सोर्स अप्लाई किए तो यह पार नहीं हुआ, इसका मतलब कि यह इसको ब्लॉक कर दिया। और जब इसमें एसी सोर्स अप्लाई करेंगे तो एसी सोर्स इस तरह से पार हो जाएगा, क्योंकि एसी को इस तरह से दिखाते हैं। तो जब हम एसी में कैपेसिटर में अप्लाई करेंगे तो एसी को यह पास कर दे रहा है। तो इस ट्रिक से आप इसको ईजिली से याद रख सकते हैं। और इसका अगला पॉइंट है कि अगर जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वह वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, तब यह लीनियर कैपेसिटर होगा। और अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट कर रही है तो यह नॉन लीनियर कैपेसिटर होगा। अब इसका हम एप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है।
तो जो कैपेसिटर का पहला एप्लीकेशन होता है वह एनर्जी स्टोरेज में होता है। जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखाया कि कैपेसिटर किस तरह से एनर्जी को स्टोर कर रहा था पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के रूप में जब उसमें हम सोर्स अप्लाई कर रहे थे। और जो दूसरा होता है वह होता है कि डिजिटल मेमोरीज में इसका बहुत उपयोग होता है। कंप्यूटर या लैपटॉप में या जो भी डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं उसमें हम डिजिटल मेमोरी के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और जो इसका अगला एप्लीकेशन है वह कंपनसेटर में होता है। जनरली हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि पावर सिस्टम में यह पावर फैक्टर करेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। किसी पावर ग्रिड का या किसी सिस्टम का अगर पावर फैक्टर बढ़ाना हो तो वहाँ पर हम कैपेसिटर को लगा देते हैं। और यह रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में भी यूज होता है। और इससे फ़िल्टर भी डिज़ाइन किए जाते हैं, हाई पास फ़िल्टर और लो पास फ़िल्टर में। और नॉइज़ को सप्रेशन में भी यूज होता है। नॉइज़ सप्रेशन में यूज होता है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में मेनली यूज किया जाता है। जब डिस्टरबेंस आता है या कोई नॉइज़ आता है तो इसको यह कैंसिल कर देता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है कि जो आइडियल कैपेसिटर होता है उसमें पावर डिसिपिएशन 0 होता है, अर्थात एक आइडियल कैपेसिटर पावर डिसिपिएट नहीं करता है।